बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। आज हम अपनी इस सीरीज़ के लेक्चर में इसमें आर्ट ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की सीरीज़ का हम बातचीत कर रहे हैं। आज हम उसके दूसरे पार्ट में बातचीत करेंगे। इससे पहले हम बहुत सी बातें कर चुके हैं कि एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड और एक प्रोफेशनल लेवल की प्रोग्रामिंग करने के लिए किन बातों को मद्देनज़र रखना चाहिए। क्योंकि काम किसी भी तरीके से हो जाता है, प्रोग्राम लिखने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इन तमाम चीज़ों को फ़ॉलो करें। लेकिन ये वो प्रैक्टिसेस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में इस्तेमाल होती हैं और ज़ाहिर है अगर उन लोगों ने इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया है, तो इसमें कोई ना कोई फ़ायदा या कोई ना कोई एडवांटेज तो होगा। तो इसलिए बेहतर है कि अगर आप एक ट्रू सेंस में एक एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर बनना चाहते हैं, तो आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी आदत बनाएँ और उनको अपने उसमें अ जो स्टाइल है उसमें इनकॉर्पोरेट करें। मेरे साथ तो आप लोगों का तारुफ़ होगा ही, बहुत से लोग मुझे जानते हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा-सा अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम डॉक्टर आमिर है और मैं पेशे के एतबार से एक हार्ट सर्जन हूँ और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम्स और मज़ीद बहुत सारी टेक्नोलॉजी की चीज़ें, इनको मैं एज़ अ हॉबी ज़रूर एन्जॉय करता हूँ, लेकिन ये मेरा डेफ़िनेटली प्रोफ़ेशन नहीं है। प्रोफ़ेशनली तो मैं अपने जो सर्जरी का काम है, मैं उसमें ज़्यादा तवज्जो देता हूँ। इसमें मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जो कुछ मैंने ओवर अ पीरियड ऑफ 20-30 इयर्स इसमें मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स में सीखा, मेरी कोशिश है कि मैं बाकी सब लोगों तक उसको पहुँचाऊँ और अगर इसका किसी को फ़ायदा होता है, तो डेफ़िनेटली वो मेरे लिए एक सदका जारिया होगा और मेरी किसी किस्म की भी इस सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ से किसी मोनेटाइज़ेशन या मशहूर होने की या शोहरत का कोई मुझे कोई वो नहीं है। उस काम के लिए मेरा अपना काम ही बहुत है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो आपने मेरा ख़्याल आप लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर सुना होगा, तो ये आज का लेक्चर उसी की कंटिन्यूएशन है। तो हम आज देखते हैं कि प्रोफ़ेशनल प्रोग्रामिंग के लिए हमने बात की थी कि हम बजाए इसके एक सिम्प्लिफाइड एडिटर को यूज़ करने के लिए, उसकी बजाय एक जो प्रोफ़ेशनल लेवल के एडिटर्स होते हैं या इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स होती हैं, उनको यूज़ करना चाहिए। जैसे कि यहाँ एग्ज़ाम्पल में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये एटमल स्टूडियो को यूज़ कर रहा है। एटमल स्टूडियो एटमल नाम की एक बड़ी मशहूर कंपनी है जो माइक्रो कंट्रोलर्स बनाती है और AVR और 8051 सीरीज़ के माइक्रो कंट्रोलर्स वो बनाती रही है और बहुत पॉपुलर माइक्रो कंट्रोलर्स हैं। उन्होंने ये अपना एक एटमल स्टूडियो बनाया था जिसको कि अब बाद में माइक्रोचिप ने जो AVR माइक्रो कंट्रोलर्स है उनको मैन्युफैक्चर करने के राइट्स ले लिए हैं। तो अब ये वाला सॉफ्टवेयर जो है एटमल स्टूडियो, इसको भी माइक्रोचिप ने परचेज़ कर लिया है और रादर तकरीबन सॉफ्टवेयर यही है जिसको कि वो अब माइक्रोचिप स्टूडियो के नाम से लॉन्च करते हैं, जो कि फ्री टू डाउनलोड है माइक्रोचिप की साइट से और ये बिल्कुल एक प्रोफेशनल लेवल का सॉफ्टवेयर है। जितने लोग जो माइक्रोचिप के माइक्रो कंट्रोलर्स को यूज़ करते हैं, स्पेशली AVRs और जो माइक्रोचिप के जो आर्म प्रोसेसर्स हैं जिनको वो सैम के नाम से क्या बुलाते हैं, वो सब इसके अंदर प्रोग्राम हो जाते हैं और इसके अंदर उसकी सारी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए सारी चीज़ें हैं। तो जस्ट हम इसको इस वक्त जो है हम एटमॉस स्टूडियो या माइक्रोचिप स्टूडियो को डिस्कस नहीं कर रहे। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं जो कि आपको प्रोग्राम डेवलपमेंट के लिए आपके लिए आसानी पैदा करती है। जैसा कि मैंने पहले आपको किताब लिखने की एग्जांपल देके समझाया था। तो इसमें आप देखें कि इसमें ये बेसिकली यहाँ पे ये लिक आर्डुइनो का प्रोग्राम ही रहा है और इसको एटमॉस स्टूडियो के एनवायरनमेंट में यूज़ कर रहा है। उसी तरह से ये वॉइड सेटअप और सीरियल डॉट बिगिन कमांड्स को यूज़ कर रहे हैं और दीज आर दी
कमांड्स जो कि आर्डुइनो में इस्तेमाल होती हैं। तो आर्डुइनो की प्रोग्रामिंग को एज सच आप एटमल स्टूडियो में यूज़ कर सकते हैं बगैर आर्डुइनो की आईडीई को यूज़ किए हुए, और टेकिंग ऑल द एडवांटेजेस ऑफ एटमल स्टूडियो। सो ये जस्ट एक बाय द वे बात आ गई। तो आप देखें कि इसमें एक साइड पर तो ये पहले है सॉल्यूशन एक्सप्लोरर। तो सॉल्यूशन की एक्सप्लेनेशन और इसकी हम थोड़ी सी भी आगे चल के बात करेंगे कि बेसिकली जब आप अपनी एक एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं तो वो एक पार्ट पे मुश्तमिल नहीं होती है, उसको वो बहुत सारे मुख्तलिफ छोटे छोटे से पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होती है। उन सबको मिलाकर हम एक प्रोजेक्ट कहते हैं, और जब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको मिलाकर हम एक सॉल्यूशन का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कि एक कंट्रोलर ने क्लाइंट के तौर पे काम करना है और एक कंट्रोलर ने एज अ सर्वर के तौर पे काम करना है, तो ये दोनों मिलकर एक एप्लीकेशन बनेंगे। तो दो अलग अलग प्रोजेक्ट्स आप बनाएंगे, एक सर्वर का प्रोजेक्ट बनाएंगे और एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बनाएंगे, और फिर हर प्रोजेक्ट के बीच में आगे जो उसकी पार्ट्स हैं उनको आप छोटे छोटे से हिस्सों में ब्रेकअप करेंगे, जैसा कि हम आगे चल के भी देखेंगे। तो इस तरह से अपने प्रोग्राम को या अपनी प्रॉब्लम को मुख्तलिफ हिस्सों में ब्रेकअप करके और फिर एक ऑर्गेनाइज करके रखने का नाम जो है वो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर आता है। आप इसको ऐसे ही समझे कि जैसे एक बाइंडर होता है, फाइल बाइंडर होता है, और उसके बीच में आपने मुख्तलिफ कागज़ लगा के और मुख्तलिफ सेक्शंस बना के अपनी चीज़ें रखी होती हैं ऑर्गेनाइज तरीके से, तो आपको कोई कागज़ ढूंढने में दिक्कत नहीं होती है। तो इसी तरह से ये सब चीज़ें कंपाइल होके एक ही फाइल बनेगी, लेकिन जब आप एप्लीकेशन डेवलप कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये सब चीज़ें अलग अलग हम रखते हैं, ताकि आपको ढूंढनी भी आसान हो, आपको पता भी हो, और उसको डीबग करना भी आसान हो, उसको शेयर करना भी आसान हो किसी दूसरे के साथ, वगैरह वगैरह। सिमिलरली आप देखेंगे इसमें सीरियल कम्युनिकेशन की पोर्ट जस्ट लाइक जैसे आर्डुइनो के अंदर भी बिल्ट इन है, इसके अंदर भी ये इन्होंने बिल्ट इन यहाँ पर दी हुई है। फिर इसी तरह से ये आपके पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये जो कोड एडिटर है, और कोड एडिटर में आप देखें कि ये मुख्तलिफ कलर्स के साथ आपको हाईलाइट कर रहा है कि कहाँ पर चीज़ को ऑब्जेक्ट का नाम है और कहाँ पर उसकी मेथड का नाम है, और कहाँ पर उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हैं। इसके अलावा वो उसके साथ जितने भी और पॉसिबल जो कमांड्स या जितने भी और पॉसिबल चीज़ें हैं वो उसमें सारी की सारी उसमें मेंशन की जा रही हैं। तो इस तरह से ये एक जनरल किस्म की एनवायरनमेंट होती है कि जिसमें कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आपको साथ साथ मिलती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं और वो आपके काम को आसान बनाती हैं। इसी तरह से ये भी वही, ये माइक्रोचिप स्टूडियो की है, ये जो लोगो नज़र आ रहा है। सो अगेन इट इज़ एक्चुअली देयर सेम थिंग, जो एटमॉस स्टूडियो 7 है उसी को इन्होंने एक्वायर किया, इसको आप माइक्रोचिप स्टूडियो के नाम से सेल करते हैं, सॉरी ये ऑफर करते हैं। अब इसमें भी आप देखें कि ये इस वक्त जो मैंने ये विंडोज़ में लगाई है, ये उसकी डीबग पोर्शन की विंडो लगाई है, कि जिसमें आप एक्चुअल प्रोग्राम जो रन हो रहा है उस प्रोग्राम को एक तो सिमुलेशन में रन करके देख सकते हैं बगैर माइक्रो कंट्रोलर के, कि आपके प्रोग्राम का फ्लो जो है वो अप्रोप्रिएट जा रहा है या नहीं जा रहा है, या आप किस इफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, किस तरफ से आपका प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आपके पास हार्डवेयर डीबगर मौजूद है जो कि आपके माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच हुआ हुआ है, तो आप इन उन तमाम चीज़ों को जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर एक्चुअली एग्जीक्यूट हो रही हैं उनको आप यहाँ पे लाके रोक के देख सकते हैं कि आप एक एक स्टेप उसको चला के देखें कि आपका प्रोग्राम ठीक एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, ये जो जो दो रेड पॉइंट लगे हुए हैं ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, और ये यहाँ पर बता रहा है कि इस ब्रेक पॉइंट के ऊपर इस वक्त ये प्रोसेसर रुका हुआ है, और यहाँ पर ये आपको जो रजिस्टर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को दिखा रहा है कि कौन कौन से बिट्स जो हैं वो सेट हुई हुई हैं और कौन कौन से बिट्स जो हैं वो क्लियर हुई हुई हैं। इसी तरह से यहाँ पर आपको ये मेमोरी का डंप भी दिखा रहा है कि आपकी जो प्रोसेसर की रैम है उसके अंदर जो डंप ऑफ मेमोरी है वो इसमें हेक्साडेसिमल में वो क्या है, अगर आप चाहें। ये प्रोग्राम की मेमोरी है, प्रोग्राम की लिखी हुई आ रही है, तो प्रोग्राम मेमोरी को भी आपको दिखा रहा है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं जिसमें कि आप यहाँ से ये स्टेप इन कर सकते हैं, स्टेप आउट कर सकते हैं, आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, चला सकते हैं, वगैरह वगैरह। ये हम एक डिबगिंग का एक अलग से पोर्शन है, और आप देखेंगे यहाँ पे हम ये एटमेगा 328P माइक्रो कंट्रोलर को यूज़ कर रहे हैं, जो कि सेम माइक्रो कंट्रोलर है जो कि आपके आर्डुइनो के बोर्ड्स पे लगा होता है।
सो रिमेंबर देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद द आर्डुइनो बोर्ड्स, जो उसके ऊपर कंट्रोलर लगा हुआ है उसको सारी दुनिया यूज़ करती है। हम एट एवीआर के प्रोसेसर्स बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, इंक्लूडिंग जो आपकी एयरलाइंस हैं और जो हवाई जहाज़ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, उनमें मुख्तलिफ जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। हर जगह पे तो ज़रूरी नहीं कि आपको एक बहुत पावरफुल प्रोसेसर चाहिए। कहीं पे आपने खिड़की को ऊपर करना है, शीशे को ऊपर करना है, शीशे को नीचे करना है, सीट को ठीक एडजस्ट करना है, सीट बेल्ट को सेंस करना है, वगैरह-वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब कामों के लिए आपको ये लो एंड जो 8 बिट माइक्रो कंट्रोलर्स हैं, दे आर वेरी गुड इन दीज़ जॉब्स। पॉइंट सिर्फ बताने का ये है कि आप जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट यूज़ करें और जो प्रैक्टिसेस यूज़ करें वो यूज़ करें जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स हैं, जो कि इजी टू यूज़ नहीं है। आई मीन दे आर इजी टू यूज़, लेकिन वो इतनी सिंपल नहीं है कि जैसा कि आर्डुइनो का आईडीई है या नोटपैड है। दैट इज़ गुड फॉर स्टूडेंट्स एंड हॉबियस्ट, बट एक प्रोफेशनल अप्रोच यूज़ करने के लिए आपको इन सॉफ्टवेयर्स के ऊपर आदत बनानी चाहिए और यूज़ करना चाहिए। और ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, इतना ये ऐसा लगता है कि बहुत क्लटर्ड है। कुछ अरसे के बाद आपको इनकी इतनी आदत हो जाती है कि यू फील लाइक कंफर्टेबल, कि आपको इन्हीं के बीच में काम करने का मज़ा आता है। राइट, तो अगला स्टेप, सो प्रोग्रामिंग इज़ लाइक अ स्टोरी राइटिंग। जिस तरह हमने कल बात की थी, जो लास्ट लेक्चर था हमारा, उसमें हमने बात की थी कि प्रोग्रामिंग इज़ जस्ट लाइक बुक राइटिंग। और बुक राइटिंग में भी अब आगे अगर हम इसको कह लें कि एक स्टोरी राइटिंग है, तो ये कुछ मुख्तलिफ ना होगा। इसलिए कि जब आप स्टोरी लिखते हैं तो उसमें भी आप एक प्लान बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। पहले आपके ज़हन में एक नक्शा होता है कि मैं इस कहानी से क्या नतीजा निकालना चाहता हूँ। वेदर ये कहानी कोई इंस्पिरेशनल कहानी होगी, वेदर ये कोई सनसनीखेज़ कहानी होगी, वेदर ये कोई लव स्टोरी होगी, या वेदर ये एक किसी मोटिवेशनल मामले को हाईलाइट करेगी, वगैरह वगैरह। और फिर उसके लिए आप उसका एक प्लॉट बनाते हैं, जस्ट लाइक ये कि हु, सबसे पहले आप हु बताते हैं कि एक अच्छी स्टोरी प्लानर के लिए कहते हैं 5 Ws चाहिए। पहला डब्ल्यू है हु, डज द स्टोरी इन्वॉल्व, इसके कहानी में कौन कौन लोग शामिल होंगे। व्हेन, ये कहानी किस जगह के ऊपर किस सरकमस्टांसिस में आप बनाएंगे। वेयर, ये कहाँ पे होगा। व्हाट, क्या होगा। वाई, क्यों होगा, वगैरह वगैरह इस तरह से। तो इसी तरह से प्रोग्रामिंग में भी आप बेसिकली एक एक कहानी की तरह से सबसे पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है कि यू ब्रेक डाउन इट डाउन इनटू स्मॉलर मैनेजेबल मॉड्यूल्स। आप पहले एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाते हैं कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एक सॉफ्ट स्टार्टर मोटर चाहता हूँ, कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जो मोटर है उसको जैसे ही स्विच ऑन हो वो फुल स्पीड पे घूमना शुरू कर दे। तो ऐसी मोटर्स यूज़ होती हैं आपके जो खिलौनों में, जो मोटरें होती हैं डीसी मोटर्स होती हैं, जैसे ही आप पावर लगाते हैं वो फुल स्पीड पे स्पिन करना शुरू कर देती हैं। लेकिन जो इंडस्ट्री के बीच में बड़ी हैवी मोटर्स होती हैं, उनको आप ऐसे नहीं चला सकते, इसलिए कि उनके साथ इतने सारे गियर्स और इतनी सारी और चीज़ें लगी होती है और उनका अपना इतना इनर्शिया होता है कि अगर आप उनको एकदम फुल स्पीड पर चलाएं तो उसकी इनर्शिया की वजह से वो अपने गियर्स तोड़ देती है, उनके गियर्स टूट जाते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट देम सॉफ्टली, आपने उसको आहिस्ता आहिस्ता से उसकी उसकी स्पीड को इंक्रीज़ करना है। सो वो सॉफ्टवेयर की स्पीड को इंक्रीज़ करने के लिए अब ये आपके पास एक प्रॉब्लम है कि मैंने एक सॉफ्ट स्टार्टिंग मोटर बनानी है। सिमिलरली अगर आप एक इलेक्ट्रिक कार बना रहे हैं या व्हीकल बना रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि उसकी मोटर एकदम फुल स्पीड पकड़ ले और आपके जो लोग हैं उनको झटका लगे। तो इट हैज़ टू बी ग्रेजुअल। इसी तरह से लिफ्ट के अंदर अगर आप बैठे हैं तो लिफ्ट की जो मोटर है उसने भी एकदम से नहीं उसको उठा देना कि वो फुल स्पीड के ऊपर एकदम दूसरी मंजिल के ऊपर पहुंच जाए। उसने स्लो उसको उठाना शुरू करना है और मंजिल के करीब जाके उसने आहिस्ता आहिस्ता से उसको स्लो कर देना है। तो ये तमाम चीज़ें आपकी एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हिस्सा होती हैं। तो अब प्रॉब्लम को अब आप ब्रेक करेंगे कि मैं इसको फिर कितने हिस्सों में ब्रेक करूंगा, कि मैंने इसके मुख्तलिफ सेक्शंस बनाए कि मैंने मोटर की पल्स विद मॉड्यूलेशन को यूज़ करना है या मैंने कोई और टेक्निक को यूज़ करना है। मैंने मोटर की स्पीड को कैसे मॉनिटर करना है कि मोटर इस वक्त किस स्पीड पर चल रही है, वगैरह वगैरह, उसकी करंट कितनी कंज्यूम हो रही है, और ये तमाम चीज़ें, कहीं वो स्टक तो नहीं हो गई, रुकी हुई तो नहीं है।
तो ये तमाम बातें आपने उसमें कंसिडर करनी है, तो इन तमाम चीज़ों को आप अपने हिस्सों में ब्रेक आउट कर लेते हैं। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि प्रोग्रामिंग you begin with a problem statement and then you break it down into smaller manageable modules which you can then integrate to form a functional application. इस अप्रोच से ना सिर्फ ये कि आपकी थॉट्स ऑर्गेनाइज होती हैं, बल्कि आप एक सिस्टमेटिक वे से प्लानिंग करते हैं और डेवलपमेंट करना शुरू करते हैं, और उन चीज़ों को आपस में अलग अलग मॉड्यूल्स की फॉर्म में डेवलप करते हैं, अपनी अपनी जगह पे टेस्ट करते हैं और फिर उनको आपस में इंटीग्रेट करके अपनी एप्लीकेशन बनाते हैं। एम्बेडेड सिस्टम्स का एक जनरली जो सिस्टम किसी भी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बहुत से लोग, चलिए इस बात को हम थोड़ा सा आगे चल के भी बात करते हैं। सबसे पहले आप प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं कि आपके प्रोजेक्ट को किस चीज़ की ज़रूरत है, आपको किस लेवल का सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, आपका हार्डवेयर किस लेवल का होगा, क्या हार्डवेयर ऑलरेडी डेवलप हो चुका हुआ है या हार्डवेयर अभी आपके साथ डिस्कशन के बाद डेवलप होना है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कंसिडर की जाती हैं। आम तौर पर आप लोग जो एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर्स होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर बनाना होता है, तो जो हार्डवेयर है वो हार्डवेयर इंजीनियर्स ऑलरेडी बना चुके होते हैं और वो हमसे पूछ के नहीं बनाते। वो आपसे पूछ के नहीं बनाएंगे कि क्या इसके बीच में हम ये वाली एलसीडी यूज़ कर लें या हम इसके अंदर ये वाला स्पीकर यूज़ कर लें या इसके अंदर हम कम्युनिकेशन के लिए ये वाला आईसी यूज़ कर लें। वो ऐसा नहीं करेंगे। वो ये देखेंगे कि उनको डेवलप करने के लिए कौन सी चीज़ें सस्ती मिलती हैं और कौन सी चीज़ें उनके पास अवेलेबल हैं और कौन सी चीज़ें वो उनका उसका साइज़ छोटा होगा, जिसकी वजह से कंस्ट्रेंट हार्डवेयर की मैन्युफैक्चरिंग का कंस्ट्रेंट कम से कम होगा। तो डेफिनेटली जो बिज़नेस वाला है, जो कंपनी वाला है, वो तो ये चाहेगा ना कि उसकी प्रोडक्ट सस्ती से सस्ती बने। तो वो ये आपकी आसानी के मुताबिक नहीं कहेगा कि मैं आप क्योंकि आपको आर्डुइनो डेवलप करना आता है तो इसलिए मैं इसको उसी हार्डवेयर में या उसी मॉड्यूल को यूज़ करते हुए बनाऊँ। तो वो तो कहेगा कि मेरे पास एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो कि फासले को मेजर करता है और वो I2C कम्युनिकेशन को यूज़ करता है और ये उसकी डेटा शीट है, ये उसका मैन्युफैक्चरर ने डेटा शीट दी है कि इसकी कम्युनिकेशन इस तरह से होगी। अब उसके लिए ना आपको कोई लाइब्रेरी मिलेगी, ना कोई मॉड्यूल मिलेगा, ना कोई बनी हुई चीज़ मिलेगी, लेकिन वो हार्डवेयर वालों ने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है एंड यू हैव टू प्रोग्राम इट। इसलिए जो सबसे पहला जो काम होता है कि प्रोफेशनल लेवल प्रोग्रामिंग का, उसमें आपकी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट आप देखते हैं कि मेरी प्रोजेक्ट की क्या रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर डेवलप हो चुका है या नहीं हो चुका, और अगर हो चुका है तो उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं और कैसे कैसे वो चली। उसके बाद दूसरा फीचर आता है टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस एंड डिज़ाइनिंग का, और ये बेसिकली ये वाला काम आपके हार्डवेयर इंजीनियर्स ने ही करना होता है कि वो उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस तैयार करते हैं कि इसमें हम कौन सी एलसीडी यूज़ करेंगे, बड़ी यूज़ करेंगे, 4 लाइनों की यूज़ करेंगे, टीएफटी यूज़ करेंगे, कौन सी कंपनी की यूज़ करेंगे जो हमें हमारे पास या हमारे पास ऑलरेडी किसी और मॉड्यूल में लगी हुई है और हमने मंगवाई हुई है, हमारे पास मौजूद है, वगैरह वगैरह। ये उनकी स्पेसिफिकेशंस हैं कि उन्होंने आपके हार्डवेयर के मुताबिक अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हार्डवेयर को तैयार करना है। यहाँ पर शायद एज एन एम्बेडेड सिस्टम डेवलपर आपका रोल नहीं होता, लेकिन बहुत सारी अच्छी कंपनियां ऐसी होती हैं कि जिसमें कि वो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिल के बातचीत करते हैं। जिस तरह से अगर मैं अपनी मिसाल दूं तो हम लोग जब कार्डियक सर्जरी का ऑपरेशन करते हैं तो हमारे यहाँ भी एक हार्ट टीम की अप्रोच है कि जिसमें कि सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, परफ्यूजनिस्ट, हम सब लोग मिलकर एक पेशेंट को डिस्कस करते हैं पहले कि हमने इसका ऑपरेशन कैसे करना है। एनीवे, उसके बाद जब यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिसाइड हो गई कि आपका प्रोजेक्ट की डिस्कशन हो गई, प्रोजेक्ट का हार्डवेयर डिसाइड हो गया, और ज़रूरी नहीं है कि उस वक्त हार्डवेयर बन के भी आपके पास आ जाए। ये इन्होंने आपको स्पेसिफिकेशन बना के दे दी कि हम एक हार्डवेयर आपको जो बनाएंगे वो इस किस्म का होगा, आप वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं।
और उन्होंने वो स्पेसिफिकेशंस आपको दे दी हैं, आपने मीनवाइल उसका एम्बेडेड सिस्टम जो है वो तैयार करना शुरू करना। हो सकता है आपके पास फिजिकल हार्डवेयर मौजूद ना हो, या हो सकता है कि उसका एक प्रोटोटाइप उन्होंने आपको बना के दे दिया हो, और बाकी का एक्चुअल जो चीज़ है वो अभी डेवलप हो रही है, वो मैन्युफैक्चरिंग में गई हुई है। तो आपने एज एन एम्बेडेड इंजीनियर उसका सॉफ्टवेयर जो है वो तैयार करना है। इसके लिए आपको सिमुलेटर्स भी यूज़ करने पड़ेंगे, इसके लिए आपको जो डेवलपमेंट बोर्ड्स हैं और जो एनवायरनमेंट्स हैं उनको भी यूज़ करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर आपको एक उन्होंने प्रोटोटाइप बना के भी दे दी है तो वो आप प्रोटोटाइप को आप यूज़ करेंगे। जब आपने सारा एम्बेडेड सिस्टम का सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया और आपकी प्रोडक्ट भी बन के आ गई और आपने उसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया, नाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। तो आपकी एप्लीकेशन को हमने उसमें टेस्ट करना है कि क्या ये उन रिक्वायरमेंट्स और उन स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक काम कर रही है जो आपने पहले दी थी, और मुख्तलिफ जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं उन कंडीशंस के बीच में वो कैसे बिहेव करती है, उसमें कोई बग या कोई एरर या कोई इस तरह की चीज़ तो नहीं है जो कि सिस्टम को क्रैश कर दे। ख़ास तौर पे ऐसी डिवाइसेस जो कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड है, क्योंकि वो हादसे का बायस बन सकती हैं। जो एयरलाइन से मुतल्लिक है, डेफिनेटली वो भी हादसे का बायस बन सकती हैं। जो डिवाइसेस डिफेंस के सिस्टम्स में इस्तेमाल होती हैं, मसलन टैंक को चलाने में इस्तेमाल हो रही है, या किसी व्हीकल को चलाने में इस्तेमाल हो रही है, या किसी कम्युनिकेशन सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है, तो वहाँ पे भी वो फॉल्ट टॉलरेंस जो है उनकी बहुत कम होती है। और इसी तरह से जो हेल्थ केयर से रिलेटेड डिवाइसेस हैं, लाइक कार्डिक मॉनिटर्स हैं, पल्स ऑक्सीमीटर्स हैं, पल्स पेस मेकर्स हैं, अल्ट्रासाउंड की मशीन्स हैं, उनके बीच में भी जो फॉल्ट है या एरर है वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो इसलिए वहाँ पे ये तमाम चीज़ें आपकी टेस्टिंग होने के बाद फिर आपको उसकी सर्टिफिकेशन इशू होती है, जो एक थर्ड पार्टी होती है, वो आपको सर्टिफाई करती है कि हाँ ये डिवाइस अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड्स काम कर रही है। एंड देन यू गो फॉर मास प्रोडक्शन, और फिर वो मास प्रोडक्शन के बाद फिर मार्केटिंग एंड की सारा चीज़ों की मामला शुरू होता है। तो मेरा ख्याल है यहाँ हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद हम इंशाल्लाह पार्ट 3 में आगे कंटिन्यू करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे फीडबैक भी दीजिएगा, और अपने कमेंट्स में भी बताइएगा। दुआओं में भी याद रखिएगा ऑफ कोर्स, और कोशिश कीजिएगा कि जो कुछ आपने सीखा है वो औरों को भी सिखाएं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।